any which way. नंबर 1, जब इरफान को द लंच बॉक्स ऑफर की गई तो उन्हें फिल्म की स्टोरी बहुत पसंद आई, पर लाइफ ऑफ पाई और द नेम सेक में वो ऑलरेडी एक एज्ड कैरेक्टर प्ले कर चुके थे और दोबारा वो कोई बड़ी एज वाला कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे। फिल्म के डायरेक्टर रितेश बत्रा को इरफान ने सजेस्ट किया कि वो लंच बॉक्स में नसीरुद्दीन शाह को कास्ट कर लें, पर रितेश इरफान को ही फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। कुछ महीने तक सोचने के बाद इरफान ने लंच बॉक्स को साइन किया और क्रिटिक्स हो या ऑडियंस, फिल्म को हर जगह से अप्रिसिएशन मिला। द लंच बॉक्स उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है जो फैंस और ऑडियंस में आज भी पॉपुलर है। Dear Ila, please don't think like that. Things are never as bad as they seem. नंबर 2, इरफान ने एक सीरियल जय हनुमान में भी काम किया था और सेट पर पहुंचते ही उन्हें पता चल गया था कि ये रोल उनके टाइप का बिल्कुल नहीं है। इरफान ने इस सीरियल को सिर्फ एक ही दिन शूट किया और इसके बाद वो सेट पर वापस ही नहीं गए। इरफान इसको अपने करियर का सबसे रिग्रेटफुल रोल मानते हैं, जिसकी डबिंग करने के लिए भी इरफान ने मना कर दिया था। लोगों के लिए हत्याएं करता हूँ, उस पाप से मुझे दुख मिलेगा। उस दुख में तू मेरे साथ देगी या नहीं? बोल। हम साथ नहीं देंगे। नंबर 3, इरफान को जब कैंसर के बारे में पता चला तो उनकी विश थी कि वो अपनी वाइफ के लिए ठीक होना चाहते थे। इरफान ने एक लेटर में लिखा कि सुतापा ने पूरी लाइफ उन पर कभी भी गिव अप नहीं किया और आज भी वो उनकी रिकवरी के लिए पूरे एफर्ट्स लगा रही हैं। दोनों एक साथ काफी सॉर्टेड नजर आते थे और सुतापा इरफान की फिल्म सिलेक्शन में भी मदद किया करती थी। मुझे लगता है कि इनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, जो बहुत क्लीशेड लाइन है। इनकी बहुत डायलॉग्स की तारीफ होती है, बट मुझे लगता है उतना एम्फेसिस इनके साइलेंसेस पे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सब टेक्स्ट आंखें ज़्यादा बोलती हैं, वही मैं पढ़ती हूँ पिक्चर में। इसका मतलब ये है कि घर में जो है साइलेंस है। नंबर 4, काफी लोगों को लगता है कि इरफान गरीब फैमिली से आते हैं, पर रियलिटी ये थी कि उनके फादर जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे। हालांकि इरफान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके फादर एक बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान थे, जिन्होंने अपनी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं लिया और अपने खुद के बनाए घर में ही रहा करते थे। इरफान के फादर का टायर बनाने का बिजनेस था और बचपन से ही उन्होंने एक मिडिल क्लास लाइफ बिताई है। नंबर 5, इरफान का रियल नेम साहिबजादे इरफान अली खान है और उन्हें लगा कि इस नाम से उन्हें फिल्म में तो क्या बल्कि ऑफिस में भी कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, इसलिए उन्होंने अपने नाम का शॉर्ट वर्जन इरफान खान ही यूज किया। नंबर 6, इरफान बचपन में अपने पतले होने की वजह से काफी शाय और अनकॉन्फिडेंट रहते थे। स्कूल में उनके वेट के लिए उन्हें बुली भी किया जाता था, जिसकी वजह से वो ज्यादा लोगों के सामने ढंग से बात भी नहीं कर पाते थे। मैं बहुत ही गायब इंसान था, मतलब कोई किसी को पता ही नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मेरी टीचर्स मुझसे नाम पूछती थी तो मैं खड़ा होकर जब अपना नाम बोलता था तो उनको सुनाई नहीं देता था मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अक्सर मुझे इस बात पर डांट खानी पड़ती थी कि भाई जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, से योर नेम। आई वाज सो शाय। और मुझे याद है बचपन के दिन मुझे यही लगता था कि कब मैं बड़ा होऊंगा और कब मेरा इस जंजाल से पीछा छूटेगा। नंबर 7, 1988 में इरफान ने सलाम बॉम्बे फिल्म में अपना डेब्यू किया। फिल्म में उनका कैरेक्टर चिट्ठी लिखने का काम करता है और आप देख सकते हैं कि पहली फिल्म से ही उनका एक्टिंग स्टाइल बहुत रियल था। अरे तेरे हाँ बोलने चिट्ठी पहुंचेगी क्या? बीजापुर। 20 बीजापुर है हिंदुस्तान में, कौन सा बीजापुर ये तो बोल। बेंगलुरु के पास वाला। फिल्म में उनके और भी कई सीन्स थे पर उनका रोल काट दिया गया। इरफान को जब ये बात पता चली तो उस वक्त उन्हें रोना ही आ गया। ये उनकी पहली फिल्म थी तो उन्हें बहुत दुख हुआ जब उनका रोल काट दिया गया था। नंबर 8, इरफान से जब पूछा गया कि उनके करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा था तो उन्होंने लाइफ ऑफ पाई और इन ट्रीटमेंट नाम की सीरीज का मेंशन किया। लाइफ ऑफ पाई तो आप सबने देखी ही होगी, पर इन ट्रीटमेंट में इरफान एक डिप्रेस्ड आदमी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसको करने के लिए इरफान ने कई महीनों तक रिसर्च की थी और उनके लिए ये कैरेक्टर मेंटली भी बहुत चैलेंजिंग था। इन ट्रीटमेंट HBO की सीरीज है जहाँ इरफान को आप सीजन 3 में देख सकते हैं। She named her daughter after a company that makes bottled water, Naya. Perhaps their next child will be called iPod. नंबर 9, फिल्म पान सिंह तोमर के लिए इरफान ने बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड जीता और उसी साल सेम फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। 2018 में उन्हें दोबारा हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इरफान फिल्म फेयर और ऐसी सिमिलर अवार्ड्स को ऑथेंटिक नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ये अवार्ड्स बड़े एक्टर्स की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दिए जाते हैं। मैं उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में बिलीव नहीं करता। मेरे लिए नेशनल अवार्ड ही एक ऑथेंटिक अवार्ड है जिसको जीतने पे मुझे दिल से खुशी हुई। नंबर 10, फिल्म मकबूल में इरफान ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, पर हैरानी की बात यह है कि उस साल इरफान को एक भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। फिल्म फेयर की बात करें तो 5 नॉमिनेशंस किए गए थे और उसमें से 3 नॉमिनेशंस तो शाहरुख के नाम पर थे। शाहरुख को स्वदेश, मैं हूं ना और वीर ज़ारा के लिए नॉमिनेट किया गया
और एंड में उन्होंने स्वदेश के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। इंडियन अवार्ड सिस्टम सीरियसली बहुत बायस्ड है, जहां इरफान की इतनी हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस को एक नॉमिनेशन तक नहीं मिल पाई और वहीं शाहरुख के कॉमिक कैरेक्टर तक को उन्होंने नॉमिनेशन में डाला हुआ था। नंबर 11, इरफान इंडिया के पहले एक्टर हैं जिनकी 2 फिल्म्स ने ऑस्कर जीता है। पहली थी 2008 में रिलीज हुई स्लमडॉग मिलियनेयर और दूसरी थी 2012 की द लाइफ ऑफ पाई। दोनों ही फिल्म के डायरेक्टर्स ने ऑस्कर जीता था। नंबर 12, इरफान को क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर में भी एक साइंटिस्ट का रोल ऑफर किया गया था, पर मेकर्स की डिमांड थी कि उन्हें 3-4 महीने यूएस में रहना होगा। इरफान को ये कंडीशन सही नहीं लगी क्योंकि इंडिया में वो ऑलरेडी द लंच बॉक्स और डी-डे साइन कर चुके थे और दोनों ही फिल्म्स उनके लिए जरूरी थी। इसलिए इरफान ने इंटरस्टेलर को रिजेक्ट कर दिया और वापस इंडिया आकर उन्होंने लंच बॉक्स और डी-डे की शूटिंग को पूरा किया। नंबर 13, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने के लिए इरफान को जयपुर छोड़ के जाना था, जो उनकी मदर को सही नहीं लगा। वो चाहती थी कि वो जयपुर में ही रहें और वहीं कोई काम ढूंढ लें। इरफान ने फिर उन्हें झूठ बोला कि एनएसडी से एक्टिंग सीखने के बाद मेरी एज अ टीचर नौकरी जयपुर में ही लग जाएगी, तो आप चिंता मत करो। इरफान अपनी मदर से बहुत क्लोज थे और एक्टर बनने के बाद भी वो उन्हें अपनी फिल्म्स दिखाने स्पेशली जयपुर जाया करते थे। नंबर 14, इरफान इसके बाद एनएसडी गए और वहां भी उन्होंने एक झूठ बोला। एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए आपको 10 थिएटर प्लेस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो इरफान ने ये सभी सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट बनाकर अपने इंटरव्यू में शो किए और किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। और फिर एनएसडी वालों को मैंने झूठ बोला कि मैंने 10 नाटक किए हैं और मैं सिनेमा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नाटक करूंगा, नाटक सीखूंगा और फिर नाटक ही करूंगा बस। तो ये मेरे झूठ थे, लेकिन मेरे लिए लाजमी था, वो ज़रूरी था बोलना। नंबर 15, 1994 में आई टीवी सीरियल चंद्रकांता से इरफान को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई, जहां उन्होंने सोमनाथ का कैरेक्टर प्ले किया था। कुछ एपिसोड्स के बाद उनके कैरेक्टर को मार दिया गया, पर ऑडियंस की डिमांड इतनी थी कि उन्हें दोबारा शो में वापस लाया गया। नंबर 16, इरफान ने 1995 में सुतापा से शादी की। दोनों एनएसडी में ही मिले थे और वहीं से दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ था। सुतापा ने एक इंटरव्यू में बताया कि इरफान कॉलेज के दिनों में काफ़ी पढ़ाकू किस्म के थे, जहां वो हमेशा बुक्स में ही लगे रहते थे और बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। इरफान और सुतापा के 2 बच्चे हैं जिनका नाम बाबिल और अयान है। नंबर 17, टीवी शोज में काम करते हुए इरफान को हमेशा लगता था कि उनके बाद आए एक्टर्स ऑलरेडी फिल्म स्टार्स बन चुके हैं, पर इरफान को कोई फिल्म में ढंग का रोल भी नहीं दे रहा। इरफान ने कन्फेस किया कि उस वक्त वो दूसरों से बहुत जेलस हो जाते थे और उन्होंने गुस्सा करना भी शुरू कर दिया था। इस फेज से बाहर आने में उनकी वाइफ का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था। इरफान रिवील्स कि मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि जेलसी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तुम पेशेंट रह के मेहनत करते रहो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। She is the best critic of my work. She has a better understanding of performance. She has some understanding which I have cultivated in drama school, but I think she's inborn, she has that talent. So I rely on other things on her, If I know, if she says that this is a good performance, I know I'll blindly take it that it's a good performance. So she has been a kind of, inspiration for me to shape me as an actor. नंबर 18, इरफान के करियर में एक ऐसा टाइम भी आया था जब वो एक्टिंग छोड़ देना चाहते थे। इरफान को जिस तरह के रोल्स करने थे वो उनको नहीं मिल रहे थे और टीवी सीरियल से उन्हें कोई क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी। 2001 में फिर उन्हें एक ब्रिटिश फिल्म द वॉरियर में एज अ लीड कास्ट किया गया और ये इरफान के करियर की पहली इंटरनेशनल मूवी थी। फिल्म को क्रिटिक्स से काफ़ी अप्रिसिएशन मिला और यूके की तरफ से ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी भेजी गई। नंबर 19, द वॉरियर के बाद से ही इरफान को इंडिया में बड़े रोल्स के लिए अप्रोच किया जाने लगा। कसूर और हासिल में उनका रोल ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को बहुत पसंद आया। इरफान हासिल को अपने बॉलीवुड करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म मानते थे, जिसके बाद से उन्हें एक सीरियस कैरेक्टर एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। नंबर 20, आपने देखा होगा कि इरफान के नाम में डबल आर आता है। ये चेंज उन्होंने कोई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं किया था, बल्कि उनका रीज़न बहुत ही जेन्युइन था। जहां उन्हें लगा कि इरफान खान नाम के कई पॉपुलर पर्सनालिटीज़ ऑलरेडी दुनिया में हैं, तो जब भी कोई उनका नाम सर्च करता था तो किसी और की ही इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती थी। इसलिए इरफान ने अपने नाम में डबल आर लगाना शुरू किया, जिससे उनका नाम यूनिक बन जाए। नंबर 21, इरफान एक बहुत ही सेक्युलर थिंकिंग वाले इंसान थे। उन्हें कास्ट और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो फिल्म्स में अपने नाम के आगे कोई सरनेम नहीं लगाते थे। इरफान ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन पावर ऑफ सरनेम, आई वॉन्टेड माई वर्क टू गेट द रिकग्निशन, नॉट माई सरनेम। नंबर 22, बॉडी ऑफ लाइज फिल्म के लिए भी इरफान को ऑडिशन देने के लिए कहा गया था, जहां उन्होंने एक ऑडिशन टेप भी प्रोड्यूसर्स को सेंड की, पर एंड में ये कैरेक्टर ब्रिटिश एक्टर मार्क स्ट्रॉन्ग को दिया गया, जो फिल्म में एक मुस्लिम बिजनेसमैन के रोल में नजर आते हैं। फिल्म में अगर इरफान को ले लिया जाता तो उन्हें और लियोनार्डो डिकैप्रियो को एक साथ फिल्म में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता। What do you want? I want what I always want. To know you are all right, to wish you well. I'm fine.
That is what I hear. And also that you have been working your way up. No, sorry to say, I lack my ambition like always. नंबर 23। इरफान को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया कि जहां भी कभी पतंग होती थी मैं उसके पीछे भागा करता था। उसके बाद बस हमें जब तक घर के में लेके आती थी 6 साढ़े 6 बज चुके होते थे, दिन जा चुका होता था, पतंगें उड़ना बंद हो चुकी होती थी। मेरा छोटा भाई मुझे किस्से सुनाता था कि ये पतंग आई थी आज की लंबी पतंग पकड़ी, और मैं बस वेट करता था कब ये खत्म होगा जंजाल और मैं पतंग उड़ा पाऊंगा और मैं घूम पाऊंगा। नंबर 24। इरफान बांग्लादेश सिनेमा का भी पार्ट रहे हैं, जहां 2017 की फिल्म नो बेड ऑफ रोजेज में वो लीड एक्टर के तौर पे नजर आए। फिल्म को क्रिटिक्स से बहुत अप्रिसिएशन मिली और फिल्म को बांग्लादेश की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री के तौर पर भी भेजा गया था। नंबर 25। बहुत हैरानी की बात है कि पूरे करियर में इरफान अनुराग कश्यप के साथ काम नहीं कर पाए। अपने ट्रिब्यूट मैसेज में अनुराग ने बताया कि ऐसा 3 बार हुआ कि वो इरफान को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, पर कभी ऑफिशियली ऐसा नहीं हो पाया। ब्लैक फ्राइडे में भी इरफान का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, पर फिल्म के शूटिंग और प्रोडक्शंस में काफ़ी इश्यूज आए थे, जिसकी वजह से इरफान इस फिल्म का पार्ट नहीं बन पाए। नंबर 26। इरफान के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो नसीरुद्दीन शाह, दिलीप कुमार और ओम पुरी की एक्टिंग उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थी। नंबर 27। इरफान बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे और कई लोकल टूर्नामेंट्स में वो जयपुर की तरफ से खेले भी हैं। इरफान एक ऑलराउंडर थे और एक दिन जब टूर्नामेंट में एंट्री लेने के लिए वो 600 रुपये नहीं दे पाए तो उसके बाद से उन्होंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। नंबर 28। उनकी टीनेज के दिनों की बात करें तो इरफान को किसी ने कह दिया कि वो मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिखते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट को सुन के इरफान को लगा कि शायद वो भी फिल्मों में जा सकते हैं। मिथुन उन दिनों एक नए एक्टर थे जिन्हें एक्लेम्ड डायरेक्टर मृणाल सेन ने गांव में स्पॉट किया और वहीं से उन्होंने मिथुन को फिल्म में कास्ट कर लिया था। मिथुन की स्टोरी से इरफान बहुत इंप्रेस हुए और उन दिनों वो मिथुन का स्टाइल कॉपी भी किया करते थे। नंबर 29। उनके वर्स्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो शायद 2002 में आई धुंध द फॉग नाम की फिल्म से बेकार एक्टिंग उन्होंने शायद ही कहीं की होगी। ये एक बी ग्रेड हॉरर फिल्म थी जो इरफान ने उस वक्त साइन की जब उन्हें ज्यादा रोल्स ऑफर नहीं किए जा रहे थे। तुम इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लोगी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लूंगी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट? नंबर 30। इरफान को 7 खून माफ में हम एक वाइफ बीटर के रोल में देखते हैं। ये कैरेक्टर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर विशाल भारद्वाज के साथ दोबारा काम करने की अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए कैरेक्टर नापसंद होते हुए भी उन्होंने फिल्म को साइन कर लिया था। नंबर 31। इरफान रोडीज सीजन 7 का भी पार्ट रहे हैं, जहां सीजन के इजिप्ट शूट के दौरान इरफान को एज अ गेस्ट बुलाया गया था जो कंटेस्टेंट्स को एक टास्क चैलेंज करते हैं। नंबर 32। इरफान को हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन में भी एक रोल ऑफर किया गया था, पर वो ऑलरेडी इंडिया में पीकू फिल्म को साइन कर चुके थे, तो उन्होंने द मार्शियन जैसी बिग बजट फिल्म को मना कर दिया। नंबर 33। द अमेजिंग स्पाइडरमैन के डायरेक्टर मार्क वेब इरफान की द नेमसेक फिल्म देखकर इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने इरफान को स्पाइडरमैन में कास्ट करने का मन बना लिया। इरफान के लिए ये रोल बहुत छोटा था, पर मार्क ने जिस तरह से इरफान से बात की और उनसे पूरी फिल्म का आइडिया शेयर किया, तो इससे इरफान को लगा कि उन्हें ये फिल्म साइन कर लेनी चाहिए। इसके अलावा इरफान के दोनों बेटे स्पाइडरमैन के फैन थे, तो उन्हें लगा कि फिल्म को साइन करना एक विन विन सिचुएशन के जैसा होगा। नंबर 34। स्लमडॉग मिलियनेयर की जब डैनी बॉयल कास्टिंग कर रहे थे तो उन्हें स्पेसिफिकली कहा गया था कि अगर इंडिया में मूवी बन रही है तो इरफान खान को आप किसी न किसी कैरेक्टर के लिए जरूर लेना। स्लमडॉग में इरफान एक इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए और डैनी उनकी एक्टिंग से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि फिल्म में उनका रोल बहुत कम था, पर इतने कम सीन्स में भी उन्होंने जिस तरह से कैरेक्टर को अडेप्ट किया उसे देख के सभी क्रिटिक्स ने उनकी तारीफ की। नंबर 35। फिल्म रोड टू लद्दाख के लिए इरफान खान ने कोई भी एक्टिंग फी चार्ज नहीं की थी। फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार की ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने अपने फिल्म स्कूल की फीस से बनाई थी, तो इरफान ने उनका पैशन देखते हुए फिल्म के लिए कोई पैसे डिमांड नहीं किए। नंबर 36। इरफान बाजीराव मस्तानी फिल्म का भी पार्ट रहे हैं, जहां फिल्म के ओपनिंग में हम उनकी नरेशन सुनते हैं। ये कहानी गवाह है उस वक्त की जब मराठा साम्राज्य का ध्वज छत्रपति शाहू महाराज के हाथों में लहरा रहा था। नंबर 37। आप में से बहुत लोगों को 90s का फेमस शो जस्ट मोहब्बत याद होगा। इरफान ने उसमें भी एक कैरेक्टर प्ले किया था जिसे आप एपिसोड 4 और 5 में देख सकते हैं।
नंबर 38। सबको याद होगा कि कैसे शाहरुख को एक बार यूएस एयरपोर्ट पे उनके मुस्लिम नाम की वजह से डिटेन कर लिया गया था। वैसे ही इरफान के साथ भी हुआ। इरफान ने एक इंटरव्यू में बताया कि बिना किसी रीज़न के मुझे एक नहीं बल्कि 3 बार डिटेन किया गया है और ये प्रोसेस बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होता है। इरफान जब पॉपुलर हुए तो उन्हें कई बार यूएस जाना होता था, तो फिल्म साइन करते ही उनकी ये कंडीशन होती थी कि उन्हें एयरपोर्ट पे क्लियरेंस मिलनी चाहिए, वरना वो ये फिल्म नहीं करेंगे। नंबर 39। इरफान ने वर्ल्ड सिनेमा में इतनी जगह काम किया है कि शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने इंडिया से होते हुए कई डिफरेंट कंट्रीज की फिल्म्स और टीवी शोज में काम किया हो। 2016 में आई जापानीज सीरीज टोक्यो ट्रायल में भी वो नजर आते हैं, जहां उन्होंने एक जज का रोल प्ले किया था। नंबर 40। इरफान ने कई आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, पर साथ ही साथ उनके करियर में कुछ ऐसी फिल्म्स भी रही हैं जिनको देखकर हैरानी होती है कि इरफान इस फिल्म में क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि कुछ फिल्म्स वो सिर्फ पैसों को देखकर साइन कर देते थे, इसलिए नॉकआउट, हिस और थैंक यू जैसी फिल्म्स को करने के पीछे बस यही एक रीजन था। तो मल्लिका शेरावत के साथ अपना हिस की थी, तो उसमें लक्ष्मी दिख रही थी मुझे। नंबर 41। पान सिंह तोमर में उनका कैरेक्टर उनके फादर से बहुत इंस्पायर्ड था। इरफान ने कहा कि पान सिंह के कैरेक्टर को समझने के लिए कोई भी फुटेज या हिस्टोरिकल मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस कैरेक्टर में अपने अब्बू के हाव भाव और जेस्चर्स यूज किए हैं। जिस तरह से पान सिंह गुस्सा होता है और जिस तरह से गन पकड़ के चलता है, मेरे अब्बू बिल्कुल वैसे ही चला करते थे। नंबर 42। दुलकर सलमान, जिन्होंने इरफान के साथ फिल्म कारवां में काम किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इरफान हर लैंग्वेज का सिनेमा करना चाहते थे। दुलकर मलयालम इंडस्ट्री से आते हैं, तो इरफान ने उन्हें भी कहा कि अगर कोई यंग डायरेक्टर एक अच्छी स्टोरी के साथ फिल्म बना रहा है तो मुझे जरूर बताना, मैं उसकी फिल्म में बिना ज्यादा पैसे चार्ज किए भी काम कर लूंगा। दुलकर इस बात को सुनकर इरफान की और भी रिस्पेक्ट करने लगे और उन्होंने कहा कि इतने रिनाउंड एक्टर होने के बाद भी इरफान स्मॉल बजट फिल्म्स और नई डायरेक्टर्स के साथ काम करने में कोई ईगो नहीं रखते थे। मैं बहुत लकी था कि मुझे अपने करियर में इरफान जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। नंबर 43। अगर आपको मकबूल में इरफान और पंकज कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आई हो तो आपको एक डॉक्टर की मौत जरूर देखनी चाहिए। दोनों एक्टर्स इस फिल्म में साथ नजर आते हैं, जहां पंकज कपूर का कैरेक्टर एक डॉक्टर का रोल प्ले करता है जो लेप्रेसी की बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है। इरफान फिल्म में पंकज के साथ काम करने वाले जूनियर डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं, जो पंकज के साथ हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता है। नंबर 44। फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में हम इरफान को एक सीईओ का रोल प्ले करते हुए देखते हैं, जिसके अंदर पूरा जुरासिक पार्क आता है। फिल्म में ये कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट था और इसको लेगो गेम में भी अडेप्ट किया गया। इरफान पहले इंडियन एक्टर हैं जिनके कैरेक्टर की लेगो गेम बनाई गई है और उन्होंने इस गेम के लिए अपनी आवाज भी दी थी। I got my license. Okay. Now show me my new dinosaur. नंबर 45। इरफान ने अपने करियर में एक सीरियल किलर का भी कैरेक्टर प्ले किया है। ये रोल उन्होंने 1995 के टीवी शो डर में किया था, जिसमें के मेनन एक डिटेक्टिव के रोल में नजर आते हैं। नंबर 46। फिल्म हैदर में इरफान का एक स्पेशल अपीयरेंस था, जहां वो रूदार के कैरेक्टर में नजर आते हैं। फिल्म की स्टोरी देखी जाए तो रूदार का कैरेक्टर ही पूरी फिल्म की कहानी को बदल के रख देता है। जब उसकी मुलाकात हैदर से होती है तो वो उसके फादर की मौत के पीछे का असली रीजन बताता है और उससे उनकी मौत का बदला लेने के लिए कहता है। इरफान का ये कैरेक्टर इजीली इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल अपीयरेंसेस में से एक था, जिसके लिए उन्होंने कोई पैसे चार्ज नहीं किए थे। नंबर 47। कार्तिक आर्यन ने अपने ट्वीट में बताया कि जब वो एक्टर बनने की वर्कशॉप लिया करते थे तो इरफान की मकबूल फिल्म में एक्टिंग एज अ स्टडी दिखाई जाती थी। कार्तिक को जब इरफान की तरह एक्ट करने को कहा गया तो वो बिल्कुल भी उनके सीन को समझ नहीं पाए। अंदर देख काके, अंदर देख, तो गोली मार या गले आके मिल। नंबर 48। हर एक्टर अपनी एक्टिंग के थ्रू ऑडियंस में एक इमेज बनाता है जिसको बॉलीवुड में स्टारडम के तौर पे देखा जाता है। हम अपने एक्टर्स को लार्जर देन लाइफ देखते हैं और इरफान इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इरफान का कहना था कि मैं अपनी एक्टिंग के थ्रू किसी को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ या मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। मैं अपने काम के जरिए उनको उनका वर्थ रियलाइज करवाना चाहता हूँ। ये मेरा अंदर का एक सपना है। नंबर 49। अंग्रेजी मीडियम इरफान के करियर की आखिरी फिल्म है और इस फिल्म को उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान शूट किया। जब इरफान थोड़ा रिकवर किया करते थे तो सेट पे आकर वो कुछ दिन फिल्म को शूट किया करते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो इरफान फिल्म में बहुत कमजोर भी नजर आते हैं। इरफान के लिए हिंदी मीडियम एक बहुत ही स्पेशल फिल्म थी, तो उसके सीक्वल के लिए उन्होंने बीमार होने के बावजूद भी शूट करना सही समझा। नंबर 50। इरफान के जाने से 4 दिन पहले ही उनकी मदर का देहांत हुआ था। उनकी वाइफ सुतापा ने बताया कि इरफान अपनी मदर के चले जाने से उदास थे और आखिरी दिन वो खुद कह रहे थे कि मेरी अम्मा मुझे अपने पास बुला रही है। 29 अप्रैल 2020 वो दिन बना जब इरफान चल बसे और पूरी दुनिया को इस न्यूज़ ने शॉक कर दिया।
इरफान एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे जिनकी फिल्म्स आगे आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करती रहेंगी और कहीं ना कहीं उनके गुजर जाने की बात फिल्म ऑडियंस को हमेशा इमोशनल कर देगी। I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.